सभी प्यारे बच्चों को अनुसर का एक बार नमस्कार। सॉलिड स्टेट चैप्टर में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन सी चीजें हम लोगों को पढ़नी चाहिए। सॉलिड स्टेट्स जो चैप्टर है ये सीयूटी एग्जामिनेशन एज वेल एज जेई और नीट एग्जामिनेशन दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस चैप्टर पर हमारी पूरी चर्चा होगी। तो इस चैप्टर को अगर समझना है तो फिर हमें इस पूरी वीडियो को आज ध्यान से देखना पड़ेगा। यानी कि फ्लास्क ऑफ केमिस्ट्री नोट्स के अंतर्गत बनाया गया है ये चैप्टर, और इस चैप्टर में जो है वो सॉलिड स्टेट का डिस्कशन किया गया है। सॉलिड स्टेट जो सभी एग्जामिनेशन में आता है, और इसमें हम आपको ये भी जानकारी देंगे कि सॉलिड स्टेट के क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। मेरे व्यू पर चले जाइए, यहाँ पर व्यू देखिए, जूम करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि सॉलिड स्टेट में आपने ये क्विक रिवीजन के नोट्स हैं, और क्विक रिवीजन ये नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए बनेंगे। इन नोट्स में जो पॉइंट एग्जामिनेशन रिलेटेड है वही डिस्कशन किए गए हैं मेनली, उनको आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि सॉलिड्स होते क्या हैं। यानी कि सॉलिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्लोजली पैक होते हैं। यानी पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड इन सच अ वे दैट दे हैव लेस एनर्जी एंड मोर स्टेबिलिटी। यानी कि जहां पर स्टेबिलिटी जो है वो कैसी होनी चाहिए, स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए और एनर्जी कम होनी चाहिए। सॉलिड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक आपने समझे हैं कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, और दूसरे आप समझ सकते हैं कि भाई ये एमॉर्फस सॉलिड होते हैं। तो क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड दो कैटेगरी के सॉलिड हो गए। एक होता है क्रिस्टलाइन। तो क्रिस्टलाइन में क्या होता है कि ये होमोजीनियस सॉलिड होते हैं जिसमें पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक डेफिनेट अरेंजमेंट, डेफिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो यहाँ पर आप जान लीजिए कि होमोजीनियस सॉलिड्स इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न। यानी कि प्रॉपर ज्योमेट्री इनके अंतर्गत होनी चाहिए। जबकि एमॉर्फस सॉलिड वो सॉलिड होते हैं जिनमें डेफिनेट ज्योमेट्री की कोई जरूरत नहीं होती है, यानी कि परफेक्टली ऑर्डर्ड होते हैं ये, और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर भी होता है इनका। जैसे अगर हम तार की बात करें, ग्लास की बात करें, प्लास्टिक की बात करें, रबर की बात करें, बटर की बात करें, ये सभी एमॉर्फस सॉलिड में गिने जाते हैं। और एमॉर्फस सॉलिड में एक चीज आपको और ध्यान देनी पड़ेगी, एमॉर्फस सॉलिड में आपको एक चीज और ध्यान देनी पड़ेगी, वो क्या है, एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं कि आखिरकार इसके एग्जाम्पल क्या होंगे। तो आपको बताने की कोशिश करूंगा जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं उनके एग्जाम्पल तो हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन आइसोमॉर्फ्स होता है और एक पॉलीमॉर्फ होता है। आइसोमॉर्फ का मतलब ये हुआ कि टू और मोर सब्सटेंस हैविंग द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, यानी कि दो या दो से ज्यादा ऐसे सब्सटेंस जिनका स्ट्रक्चर जो है वो सेम होना चाहिए, जैसे कि NaF और MgO हो, K2SO4 और K2SeO4 हो, NaNO3 CaCO3 और Cr2O3 और Fe2O3 होना चाहिए। जबकि पॉलीमॉर्फस फॉर्म जो होती है एलोट्रॉप्स की, वो सिंगल सब्सटेंस होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहता है ये, जिससे ग्रेफाइट डायमंड हो गया। एलोट्रॉपिक फॉर्म यानी एक दूसरे के एलोट्रॉप की अगर मैं बात करता हूं तो वो यहाँ पर कंसीडर किए जाएंगे। रोम्बिक सल्फर होता है, एक मोनोक्लिनिक सल्फर होता है ना। और पॉलीमॉर्फ यानी कि पॉलीमॉर्फिक फॉर्म और कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिकॉन डाइऑक्साइड दोनों की सेम ही रहती है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो उनका क्लासिफिकेशन भी बहुत जरूरी हो जाता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन दो कैटेगरी में बताया गया। कौन कौन सी दो कैटेगरी हैं वो भी आपको बता देता हूँ। एक तो मॉलिकुलर सॉलिड होते हैं और दूसरे होते हैं आपके आयनिक सॉलिड। एक होते हैं मेटेलिक सॉलिड और एक होते हैं कोवेलेंट सॉलिड। अब क्वेश्चन अराइज होता है ये मॉलिकुलर सॉलिड कौन से होते हैं। तो जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल हो वो मॉलिकुलर सॉलिड कहलाएंगे, जिनमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयन हो वो आयनिक सॉलिड कहलाएंगे, जिनमें मेटल्स हो वो मेटेलिक सॉलिड कहलाएंगे, और जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं वो क्या कहलाएंगे, कोवेलेंट सॉलिड कहलाएंगे। एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मॉलिकुलर सॉलिड में जो एग्जाम्पल होगा वो आपके तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिए गए। पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स, अगर इनको डिवीजन को देखें तो यहाँ पर आ जाइए पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स, नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स हो गए, और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड्स। तो तीन कैटेगरी तो केवल मॉलिकुलर सॉलिड्स की हो गई। इनमें एग्जाम्पल पोलर का मतलब है अपोजिटली चार्ज आयंस, यानी पोल्स डेराइव होना चाहिए, जैसे HCl है, SO2 है, ठीक है। इसी तरीके से नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स में वो मॉलिक्यूल जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, CO2 है, H2 है, Cl2 है, CH4 है, और ये जितने भी हैं
ये लो टेम्परेचर पर ही एग्जिस्ट कर पाएंगे, अदरवाइज एग्जिस्ट, क्योंकि भाई ये गैस है, गैस जो होती है वो हाई टेम्परेचर पर तो गैस फॉर्म में रहती है, इसलिए उसके लिए लो टेम्परेचर की जरूरत आपको पड़ेगी। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कौन से होंगे? हाइड्रोजन बॉन्डेड में सॉलिड आइस आ जाएगा, जिसमें H जो है वो हाइड्रोजन, भाई वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन आपस में बाइंड अप हो जाएगा, और बाइंड अप होने के बाद वो पूरी तरीके से सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। तो ये इस तरीके से हमारा क्लासिफिकेशन हो जाता है। एग्जाम्पल आयनिक सॉलिड पे चले आइए, तो आयनिक सॉलिड में NaCl, जिंक सल्फाइड और कॉपर क्लोराइड हो जाता है। जबकि मेटेलिक सॉलिड में कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, आयरन हो गया, सभी जितने भी एग्जाम्पल है वो मेटेलिक सॉलिड के अंतर्गत आते हैं। जबकि डायमंड सॉलिड, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया और फ्लोरीन, ये तीनों कोवेलेंट सॉलिड की कैटेगरी में आते हैं, तो इनको कोवेलेंट सॉलिड में आप लोग गिनिएगा, है ना। है ना, बहुत ही प्रॉपर तरीके के नोट्स और प्रॉपर व्यू आपके सामने है। तो इस व्यू को भी अगर आप ध्यान रख पाएंगे तो फिर मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए ये टॉपिक। थोड़ा सा एडजस्टमेंट व्यू का, पेज का कलर का चेंज करूंगा तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, और यहाँ पर भी मैं व्यू बिल्कुल इक्वल कर दूंगा, तो ये देखिए कितना बढ़िया व्यू हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम लोग चले आते हैं, नेक्स्ट जो है वो हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं क्यूबिक लैटिस, यानी कि तीन टाइप के लैटिस होते हैं। एक होता है आपका सिंपल, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। अगर हम इनके स्ट्रक्चर्स की बात करें तो सिंपल क्यूबिक जो होता है वो कैसा होता है? सिंपल स्ट्रक्चर में हम लोग एक क्यूब बना लेते हैं, और क्यूब के आप जो हैं वो इस तरीके से, ये हो गया आपका क्यूब। इन क्यूब के कॉर्नर पर जो है, इनके कॉर्नर पर हो गया ये, यहाँ पर एटम हो गया, 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 यहाँ पर एटम और यहाँ पर एटम हो गया। यानी कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल वो सेल होती है जिसमें एटम्स जो होते हैं वो कहाँ पर होने चाहिए? कॉर्नर पर होने चाहिए। एक कॉर्नर ये है, 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 और एक कॉर्नर ये, एक कॉर्नर ये, एक कॉर्नर ये। तो एटम्स कॉर्नर पर होने चाहिए, इसे हम लोग बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। कौन सी? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें 52% स्पेस जो होता है वो ऑक्यूपाई हो जाता है, और लगभग 47.6 जो है वो परसेंटेज स्पेस खाली रहता है। एग्जाम्पल में सिंपल एग्जाम्पल पोलोनियम है, पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कौन सी होती है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल वो यूनिट सेल होती है जिसमें एटम्स कॉर्नर पर तो होंगे ही होंगे, साथ में एक एटम कहाँ होगा? बॉडी पर होगा। तो इसका मतलब है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इज दैट यूनिट सेल इन विच एटम्स आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर एज वेल एज एट द बॉडी सेंटर, यानी कि एक एटम बॉडी के सेंटर पर भी होना चाहिए। तो ये मैंने बॉडी के सेंटर पर रख दिया। तो यहाँ पर मान के चलिए ये एटम हो गया, एक एटम ये हो गया आपका, है ना। इस तरीके से एटम थोड़ा छोटा साइज कर लेता हूँ। इस तरीके से एटम ये हो गया, एक एटम आपका ये हो गया। कॉर्नर पर तो दिखाई देंगे, लेकिन साथ में ही एक एटम कहाँ पर होगा? एक एटम आपके सेंटर बॉडी पर हो जाएगा। ये कहलाता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। कौन सा कहलाएगा? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ध्यान दीजिएगा। और दूसरी चीज आपको और बताने की कोशिश करूंगा, जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, उस पर भी आप फोकस करते रहिए। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल पर भी फोकस करेंगे तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या होती है ये जानकारी भी आपको लगातार रहनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग जानकारी ले लेते हैं, क्या जानकारी है वो भी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल वो यूनिट सेल होगी जिसमें एटम्स कॉर्नर पर तो होंगे ही होंगे, लेकिन साथ में एटम हर फेस के सेंटर पर भी होंगे। ये बात भी आपको ध्यान देनी पड़ेगी। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम आपको एक एक बात की जानकारी देंगे। यहाँ पर एटम आप कॉर्नर पर बना ही लीजिए, तो ये एटम आपके कॉर्नर पर हो गए, ठीक है। कॉर्नर के साथ में एटम हर फेस पर भी होगा, तो फेस वाले में ब्लैक बना देता हूँ। एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, पीछे चार, आगे पांच और एक छह। यानी कि यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ एटम्स भी कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो नंबर ऑफ एटम्स भी हम इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो भी आप देख लीजिए। जैसे 8 है और एक कॉर्नर पर 1/8 होता है और 8 पोजीशंस हैं, यानी कि एक एटम निकल करके आएगा। यहाँ पर एक 1/8 इंटू 8 तो है ही, साथ में एक एटम और है, तो टोटल यहाँ पर 2 निकल करके आ जाएंगे। यहाँ पर 1/8 इंटू 8 है ही, प्लस यहाँ पर हर फेस पर आधा है, और फेस कितनी अच्छी है, तो टोटल यहाँ पर आपके 4 एटम्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर 4 हो गए, यहाँ पर 2 हो गए आपके, और यहाँ पर हो गया इसी तरीके से आपका 1। तो ये कंडीशन आपको ध्यान देनी पड़ेगी। इसी सीरीज में आपको इनकी जो है पैकिंग इफिशियंसी भी याद रखनी पड़ेगी कि भाई इसकी सिंपल की पैकिंग इफिशियंसी 52.4% होती है,
इसकी बॉडी सेंटर्ड की 68% होती है, इसकी आपकी 74% होती है। एम्प्टी स्पेस भी आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि वो भी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। इसी तरीके से क्लासिफिकेशन अगर हम देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग, तो एक डायमैग्नेटिक होते हैं, पैरा होते हैं और फेरोमैग्नेटिक होते हैं। जो डायमैग्नेटिक होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल कर दिए जाते हैं और साथ ही साथ जो जितने भी मटेरियल में इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, पेयर्ड होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट पेयर्ड है तो फिर वो अल्टीमेटली रिपेल ही करेगा, वो दूसरे को अपने अंदर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जैसे NaCl का एग्जाम्पल हो गया, बेंजीन का एग्जाम्पल हो गया, NaCl बेंजीन टाइटेनियम डाइऑक्साइड का हो गया। ये सभी इंसुलेटर होते हैं, ये जितने भी होते हैं ये इंसुलेटर बनाने में काम आते हैं। जबकि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं वो वीकली अट्रैक्टेड होते हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट हो जाते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ऐसा होता है और एक परमानेंट डाइपोल परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते। इसमें जो अरेंजमेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहते हैं। जैसे एक ये हो गया, उल्टा भी हो सकता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स होकर ओवरऑल अनपेयर्ड होंगे, इसी वजह से पैरामैग्नेटिक है। फेरोमैग्नेटिक वो होते हैं जिसमें हाईली स्ट्रांगली अट्रैक्टेड इन द मैग्नेटिक फील्ड होते हैं और इसमें जो जो सभी का अलाइनमेंट एक ही डायरेक्शन में होगा। हाईली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जैसे आयरन है, निकेल है, कोबाल्ट है, क्रोमियम डाइऑक्साइड है। ये जो CrO2 है, इससे हम लोग ऑडियो वीडियो टेप भी पहले बनाए। पहले आपने देखा होगा रील आया करती थी टेप की, तो वो इसी से बनती थी। कौन कौन से फार्मूले हैं, किन फार्मूलों पर हमें विशेष तौर से ध्यान देना पड़ेगा, वो फार्मूले भी डिस्कशन करूंगा। उसके बाद आपको बहुत सारी चीजें भी बताऊंगा। तो देखिए, एक तो डेंसिटी का फार्मूला भी हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। ये डेंसिटी का फार्मूला है, इस डेंसिटी के फार्मूले पर भी न्यूमेरिकल आ सकता है। डेंसिटी का फार्मूला रो भी लिख सकते हो, डी भी लिख सकते हो। रो इज इक्वल टू क्या होता है, जेड इंटू एम अपॉन में आ गया आपका ए क्यूब इंटू एन ए। तो एक फार्मूला तो ये जो है वही मैंने दोबारा लिख दिया यहाँ पर। Na जो है वो एवोगैड्रो नंबर हो जाता है, ठीक है। m क्या है, मोलर मास है, और नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। Z के सिंपल के लिए Z की वैल्यू आपको पता है 1 होनी चाहिए। बॉडी सेंटर्ड के Z की वैल्यू 2 होनी चाहिए। फेस सेंटर्ड के लिए Z की वैल्यू 4 होनी चाहिए। बाकी आप कैलकुलेशन कर लेंगे। पैकिंग इफिशियंसी किस फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं, वो फार्मूला भी आपके सामने है कि पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर्स इन द, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब हो जाता है, और वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल ए क्यूब होता है। 100 से मल्टीप्लाई करिए, परसेंटेज आपकी निकल करके आ जाएगी। रेडियस रेशियो और कोऑर्डिनेशन नंबर, इनका एक बहुत बड़ा रिलेशन होता है। तो रेडियस रेशियो ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस रेशियो ऑफ एनायन अगर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं तो इससे हम लोग किसी भी सॉलिड की ज्योमेट्री को पता कर सकते हैं। तो ये चीज भी आपको पढ़नी पड़ेगी। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर वो नंबर ऑफ भाई आयंस होता है, वो नंबर होता है जो नेबरिंग, यानी कि इस एटम को कितने एटम टच किए हुए। अगर मान लीजिए बीच में मैंने ये एटम बनाया, इस एटम को कितने एटम टच किए, ये वाला एटम देख लीजिए, ये वाला एटम देख लीजिए, ये वाला एटम देख लीजिए, ये वाला एटम, तो 4 एटम टच किए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका होना चाहिए 4। तो कितने एटम्स आपस में टच कर रहे हैं वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स कहलाता है। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में अगर BCC के एग्जाम्पल देखोगे तो LiNa है ना, LiNa KRbCs, ये सब BCC के एग्जाम्पल्स हैं। इनका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आप चेक करोगे तो 8 आएगा। ये कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जा सकता है। इसी तरीके से FCC और CCP में है ना, AL NI CU AG AU PT, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर सभी का 12 होता है। ये हर कंपटीशन में इंपॉर्टेंट है, एवरी कंपटीशन, हर कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडियस रेशियो की अगर मैं बात करता हूं तो रेडियस रेशियो अगर 0.155 से लेके 0.25 तक है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 आएगा। अगर 0.225 से 0.414 है, डबल चलते चाहिए, 1 का दुगना हो गया, 2 का फिर चौगुना हो गया, चौगुना का लगभग दुगना के आसपास है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। तो अब ध्यान देखिए 0.1 से चलिए 0.2 तक 3 हो गया, 0.2 से 0.4 तक 4 हो गया, 0.4 से 0.7 तक 6 हो गया, और 0.7 से 1 तक अगर चलोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 8 हो जाएगा। तो 34 68 आपको डबल करना पड़ेगा, नंबर याद रखिएगा 34 68 ये कोऑर्डिनेशन नंबर है। 34 68 यानी 0.1 यहाँ याद रखिए, 0.2 यहाँ याद रखिए, 0.2 ठीक है, 0.4 यहाँ याद रखिए, पॉइंट आपका 7 से लगकर 1 तक जाएगा तो 0.1 क्या, फिर यहाँ पर 1 याद रखिए। तो इजी वे में आप इसको 1241 याद कर सकते हैं, 1241 यहाँ 34 68 याद कर सकते हैं। तो इजी तरीके से आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए इसी सीरीज में। चलिए, अब हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। इन MCQs पर भी हमारी एक वीडियो नेक्स्ट आएगी, तो पहले इसका छोटा सा रिवीजन करिए, आपको इन्हीं रिवीजन के हिसाब से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, ये टॉपिक्स अच्छे लगते हैं, तो हम आपको फिर इसी बेस पर बहुत सारी प्रिपरेशन का
एक्सप्लेनेशन भी देंगे और ये बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो भी डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, छोटी सी वीडियो लेकिन आपका उद्धार पूरा होगा। तो स्टार्ट कर दी हमने स्टडी, आप भी रेडी हो जाइए। थैंक यू।